नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्राणी की दादी और इन दोनों ईशांत, उसके पिता और उसका भाई ईशांत, तीनों एक जगह रहते हैं। यानी अपनी ईशांत अपनी इंद्राणी की दादी के कमरे में रहता है और उन्हें उनकी बीते हुए वक्त के बारे में पूछता है और उनकी यादों के साथ साथ अपनी दिमाग को भी टेस्ट कर रहा होता है। इधर ईशांत भी उन दोनों की बातों से वहाँ आ जाता है और अपनी माँ से पूछता है, आज माँ आपको क्या हो गया? आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप इतनी खुश दिख रही हैं। ईशांत की दादी कहती है, इंद्राणी की दादी, कि आज इस बच्चे ने मेरा दिल जीत लिया। वो ईशांत को जो पैसे देती है और कहती है कि अब तुम दुकान जाओ। ईशांत चला जाता है और फिर ईशांत के जाने के बाद ईशांत अपनी माँ से कहता है, माँ, आप हमेशा ऐसी क्यों नहीं हंसती थी? आप क्यों इतनी उदास रही? ईशांत कहता है, ये बात तो दादी कहती है, मैं तुमसे कहना चाहती तो थी, पर तुम्हारे पास वक्त ही नहीं था और इसलिए मैंने हंसना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास भी हंसने की कोई वजह नहीं थी। कैसे हंसती? एक जो मेरी हंसी की वजह थे वो चले गए, और जिसे देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता था वो पागलों की तरह घूम रहा है। तो किसे देखकर हंसूं? पर आज देखो, पूरा घर भरा है, चहचहाट हो रही है बच्चों की। इतनी खुशी हो रही है जैसे कि दिल खुशी से झूम उठा है। और ऊपर से ये बच्चा कितने प्यार से मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो इस परिवार का हिस्सा है। जिस पर वो कहते हैं कि माँ, आपको पता है ना कि हमारे परिवार में इतने लोग नहीं हैं। जिस पर दादी कहती है, हमें पता है कि हमारे परिवार में इतने लोग नहीं, लेकिन देखो ना, जहाँ मैं एक इंसान के साथ रहने के लिए भी तरस रही थी, वहाँ आज मुझे इतना बड़ा परिवार मिल रहा है। इस उम्र में इससे ज़्यादा खुशी और सुकून की बात क्या हो सकती है कि मुझे मेरे आखिरी समय पे इतना प्यारा सा परिवार मिला है। जिस पर शांत कहता है, माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जिस पर दादी शांत का हाथ झटकते हुए कहती है कि क्या कुछ गलत कह रही हूँ? तुझे तो कभी मेरी पड़ी ही नहीं थी। बचपन से लेकर इतने उम्र तक तूने कभी अपनी माँ की तरफ ध्यान दिया या अपने पिता की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दिया? तुझे बस काम काम काम। और मैं जानती थी कि ऐसा क्यों है, क्योंकि तेरे पिता ने तुझे ऐसे ही पाला था। पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखोगे नहीं तो कुछ बनोगे नहीं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तुझे बस अपनी माँ की याद तब आती थी जब तुझे भूख लगती थी। भूख लगती थी तो माँ, खाना दे दो, माँ ये दे दो, कुछ भी चाहिए तो माँ। लेकिन माँ को क्या चाहिए ये तू कभी सोच ही नहीं पाता था। तू जो कह रहा है कि आज मैं आपको खुश देख रहा हूँ, तुझे याद है बचपन से लेकर अब तक में तूने मुझे कितनी बार खुश देखा है? क्या कभी तूने मेरे साथ वक्त गुजारा है? तू हर वक्त पढ़ाई 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 करता रहा। फिर पढ़ाई हुई तो नौकरी, तेरी बीवी आई तो उसने मुझे समझा, मुझे जाना। वो दोनों, उसके साथ मेरा जो वक्त गुजरा वो बहुत खूबसूरत था। मुझे उसके जाने के बाद बहुत दुख हुआ। मैं समझ नहीं पाई कि मैं खुद को कैसे संभालूं। लेकिन एक खुशी हुई जब मैंने अपनी पोती को अपनी गोद में उठाया। लगा कि एक तो है मेरी हंसी की वजह, उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगने लगा। अपनी पोती के आगे पीछे उसकी उंगलियों को थामे चलना अच्छा लगने लगा। तेरे पिता भी समझ गए थे
एक उम्र के बाद कि उन्होंने बेटा नहीं रोबोट बना दिया है। वो रोबोट जिसमें एहसास ही नहीं कि माँ को क्या चाहिए, पिता को क्या चाहिए। एक पल के लिए तूने अपने पिता से भी बात की है प्यार से? वो आते हैं तो तुझसे बात करते हैं, पर तू कभी खुद से जाकर बात करता था? ये मत कहना कि करता था, क्योंकि अगर तू करता था ना तो वो बातें भी सिर्फ काम की होती थी। पिताजी ये किताब कहाँ मिलेगी? पिताजी आपको पता है कि कौन सी किताब अच्छी होती है इस सब्जेक्ट के लिए? तू इस तरह की बातें करता था और तेरे पिता जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, वो किताबें लेकर आते थे। तो बस पढ़ाई ही करता रहा, एक पल के लिए अपने माता पिता की तरफ नहीं देखा। तेरे लिए तेरे माता पिता बस एक ऐसे इंसान थे जो तेरा ख्याल रखें। हमने तुझे पैदा किया, तुझे पाला पोसा, अच्छा इंसान बनाया, लेकिन तू ऐसा इंसान बन गया जिसमें एहसास ही नहीं कि इंसान होते क्यों हैं, इंसानियत क्या होती है। लोगों से प्यार करना, लोगों से बातें करना, उनसे उनका हाल चाल पूछना, ये बहुत ज़रूरी होता है। आज जब तुझे सब कुछ तेरे पास से चला गया, तब तुझे याद आया कि कितना अकेलापन होता है। जब तेरे पास सब कुछ था, तूने किसी की कद्र नहीं की। आज मैं भी ज़िंदा हूँ कुछ वक्त के लिए, कल को जब मैं भी चली जाऊँगी तो तू फिर से अकेला रह जाएगा। लेकिन तब भी तुझे एहसास होगा या नहीं मैं नहीं जानती कि परिवार क्या होता है, क्योंकि इस वक्त तुझे नहीं पता कि तुझे क्या करना है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं फिर से अपने बेटे और बहू को नहीं खो सकती। जिस पर ईशांत कहता है, आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं माँ? मैं तो यही हूँ। जिस पर वो कहती है, तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मुथु की बात कर रही हूँ। उसकी माँ नहीं है और वो जानता है कि माँ क्या होती है। पता है तुझ जैसा बेटा पाने से खुशी हुई मुझे उसकी माँ बनने की। काश मैं उसकी माँ होती। जानता है क्यों? क्योंकि वो मुझे समझता है, वो मेरे काम में मेरा हाथ बटाता है। उसे मुझसे कहने की ज़रूरत नहीं होती है कि माँ मैं ये करूँ या वो करूँ, और ना मुझे कहने की ज़रूरत होती है कि बेटा ये कर वो कर। तू एक सलाद भी काटता है तो तुझे बताना पड़ता है कि ये ऐसे कर वैसे कर। तो खुद से कुछ भी दिमाग लगाकर खुद से नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुझे लगता है ये तेरा हिस्सा नहीं है, तेरे काम का हिस्सा नहीं है। परिवार तो तेरा खुद का हिस्सा होता है ज़िंदगी का। ये तेरी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि तेरी ज़िंदगी होनी चाहिए। लेकिन तू इसे एक जिम्मेदारी की तरह निभा रहा है, जैसे कि अब कुछ गलत ना हो जाए। परिवार में गलतियां होती हैं, पर गलतियों से इंसान सीखता है और परिवार को एक दूसरे को समझकर माफ़ कर आगे बढ़ना होता है। लेकिन तू हर वक्त या तो परिवार के बीच आता है तो ऑकवर्ड हो जाता है। ऐसा क्यों है? तू इतना सोच विचार करके काम क्यों करता है? ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिस पर ईशांत कहता है कि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि माँ, जब मैं छोटा था तो आपको भी पता है कि पिताजी हर बात पर डांट देते थे, ऐसे नहीं करना, वैसे मत कर दो। तो मुझे डर लगता था और मैं अपने काम के साथ बहुत कंफर्टेबल रहता था, क्योंकि मेरा काम मुझे ये एहसास नहीं दिलाता था कि ये नहीं करना वो नहीं करना। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। लेकिन परिवार में जब भी आता था तो ऐसा लगता था जैसे
पता नहीं कब और कहाँ से पिताजी डांटने लगे। किस बात पे पिताजी भड़क जाए मुझे समझ ही नहीं आता था, इसलिए कुछ कर ही नहीं पाता था और आज भी नहीं कर पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे प्यार नहीं है, बस मैं दिखा नहीं सकता। तू दिखा नहीं सकता और मैं समझ नहीं सकती तेरे अंदर छिपे प्यार को, क्योंकि बचपन से ही तुझे देखते आई हूँ और समझने की कोशिश भी करती रही, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे तुझे समझूं। बेटा, अब तो ये आँखें भी धुंधली सी पड़ गई हैं, अब तो राह भी नहीं दिखती है। कैसे चलूं खुद नहीं समझ आता, तुझे कैसे समझाऊंगी, अपने प्यार को कैसे बतलाऊंगी, ये मुझे भी नहीं समझ आता। मैं क्या करूं, ये मैं कैसे बताऊं मैं तुम्हें। अब तो बस राह तक रही हूँ मौत की। माँ ऐसी क्यों बातें कर रही हैं। अब ज़िंदगी के इस मुकाम पर खड़ी हूँ कि अब चलने की इच्छा भी नहीं होती, लेकिन फिर भी चल रही हूँ, क्योंकि लगा कि अब थोड़ी जीने की इच्छा बाकी हो गई है। क्योंकि अब मेरी पोती जो आई है, सच कह रही हूँ, अगर तू से अपनी बेटी नहीं संभाली गई तो बात अलग है, लेकिन अगर मेरी पोती मुझे प्यार कर मेरे पास रहने के लिए मान गई तो मैं सच कहती हूँ कि मैं उसे थामे रखूँगी और कहूँगी कि वो तब तक मेरे पास रह जाए जब तक कि मेरी सांसें न टूट जाए। अगर मेरी सांसें टूट गई तो चली जाऊँगी और उसे आज़ाद कर दूँगी, लेकिन जब तक सांसें चल रही है सोच रही हूँ उसे थामे रखूँ। कैसे रखूँगी ये नहीं पता, बस उसे थामे रखना चाहती हूँ। तो चाहे मेरी बात से एग्री कर या ना कर, मेरी बात को मान या ना मान, ये तेरी अपनी मर्ज़ी है। मेरी तो बस इतनी ख्वाहिश है कि मैं अब बस अपने परिवार के साथ कुछ खूबसूरत लम्हे बिता लूँ, चाहे कल ज़िंदगी हो या ना हो। माँ, ऐसी बातें मत कीजिए, मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहती बेटा, लेकिन अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और इसलिए कोई उम्मीद ना होकर भी अब जो उम्मीद मिली है और अब जो परिवार का प्यार मिला है, इसे थामे रखना चाहती हूँ। इस पल में खुद को ठहरा कर रखना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ। तू भले मुझसे नाराज़ हो जा, लेकिन मैं इस वक्त में जीना चाहती हूँ। चाहे कोई मुझे स्वार्थी कहे या लालची, पर मैं इस वक्त को बस बांधे रखना चाहती हूँ। माँ, अब जो भी चाहती हैं वो हो जाएगा। ये बात उधर से मुथु कहते हुए आता है, जिस पर ईशांत कहता है आप, जिस पर ईशांत के कंधे पे हाथ रख मुथु कहता है, माँ, आपने ही तो कहा था कि मैं आपका बेटा हूँ, तो अब हम दोनों भाई हुए ना, तो भाइयों के होते हुए माँ कैसे ऐसे जा सकती है। अभी तो माँ को बहुत सारी आशीर्वाद, बहुत सारी दुआएं देनी हैं। अभी तो मेरे बेटे और बेटी की शादी भी करवानी है आपको। आप ऐसे कैसे जा सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि मैं शादी करवाऊंगी, जिस पर वो कहता है क्यों नहीं माँ, आप शादी नहीं करवाओगी तो कौन करवाएगा। आपको तो पता ही है मेरे बेटी और
यानी आपकी पोती कैसी है, वो बहुत ज़िद्दी और अड़ियल है। वो किसी की नहीं सुनती है, और अगर मैं उससे शादी की बात करूँगा ना, तो वो तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। वो ना तो अपने पिता की बात सुनने वाली है, ना मेरी बात सुनने वाली है। जिस पर वो कहती है कि तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अरे माँ, पहले के समय में बड़े बुजुर्ग ही रिश्ते लेकर आते थे। जितनी बूढ़ी औरतें होती थी वही घर के बच्चों के रिश्ते लाती थी। आपको भी तो अपने रिश्तेदारों से बात करनी होगी ना, उनसे बात कीजिए और हमारे बच्चों के लिए रिश्ते लेकर आइए। जिस पर वो कहती है अभी कहाँ, 18 साल की तो हुई है अभी। जिस पर वो कहते हैं मुथु कि वही तो, अभी तो 18 साल की हुई है इंद्राणी, अभी तो 22 साल तक आपको जीना होगा उसके, और उसके बाद फिर उसकी शादी करवानी है। आपको पता है ना, वो 22 साल से पहले शादी नहीं करने वाली। जिस पर दादी कहती हैं तुम मुझे यहाँ रोकने के बहाने ढूंढ रहे हो। जिस पर ईशांत भी कहता है क्यों नहीं माँ, आप बहाने से रुक जाइए। वैसे भी ऐसी तो कोई वजह नहीं कि आप चली जाएं और हम आपको जाने दें। यहाँ रुकने के तो 100 बहाने हो सकते हैं ना माँ। जिस पर वो कहती है कि अच्छा मैं सोचूंगी, फ़िलहाल तुम दोनों जाओ। जिस पर ईशांत कहता है पक्का मैं जाऊँ माँ? हाँ जाओ। जिस पर मुथु बैठा रहता है तो ईशांत को कहती है रुको। जिस पर ईशांत कहता है हाँ माँ बोलिए, इसको भी लेते जाओ अपने साथ। जिस पर वो ईशांत को खींचते हुए लेकर जाता है। ईशांत मुथु को जब खींचते हुए लेकर जाता है तो दोनों जन जाते हुए एक दूसरे से जब गले लगते हुए, एकदम कंधे पे हाथ रखते हुए अपनी माँ के कमरे से निकलते हैं, और निकलते ही वो एक दूसरे को एकदम से दूर फेंकते हैं और कहते हैं ज़्यादा मेरे करीब मत आओ। और मेरी माँ को कैसे इम्प्रेस कर लिया। जिस पर ईशांत की बात सुन मुथु कहता है मुझे भी कोई शौक़ नहीं है आंटी को इम्प्रेस करने का, पर तुम हो कि अपनी माँ की फीलिंग्स को समझते ही नहीं हो। जिसमें वो कहता है क्या मतलब, तुम्हारी माँ कितनी अकेली है तुम्हें पता भी है। जिस पर वो कहते हैं मैं हर रोज़ घर पे ही तो रहता हूँ, घर पे रहने से माँ का प्यार नहीं मिलता, या माँ को प्यार नहीं मिल जाता बच्चे का। माँ से बात करनी होती है बच्चे को, और बच्चे को भी माँ को समय देना होता है। समय सबको देना होता है, जिनसे भी हम प्यार करते हैं वो समय मांगते हैं। और सिर्फ प्यार वाले रिश्ते को या सिर्फ रिश्ते को समय देना ज़रूरी नहीं होता। हर जिस भी काम को हम समय देंगे वो काम अच्छा होता है, चाहे रिश्ता हो या काम, समझे। जिस पर वो कहता है कि तुम मुझे समझाओ मत और मेरी माँ से दूर रहो। अच्छा, अपनी माँ की फ़िक्र हो रही है या माँ का कोई दूसरा बेटा मिल गया है इस बात से जलन हो रही है। जिस पर वो कहता है ज़्यादा मत बोलो, तुम मेरे भाई नहीं बन सकते। जिस पर मुथु कहता है मुझे भी किसी का भाई बनने का शौक़ नहीं है, इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं माँ को लेकर गांव चला जाऊँ। तुम रहो अपने घमंड के साथ इस घर में। क्या कहा तुमने, मेरी माँ को गांव लेके जाओगे? जिस पर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने माँ को कहा है और माँ सुनेगी तो खुश हो जाएगी। जिस पर वो कहता है तुमने माँ से कह दिया? जिस पर वो कहता है अभी नहीं, मैंने बस कहा है कि मैं गांव जाऊंगा, मैंने माँ से नहीं कहा कि वो भी गांव चले बोलकर। अगर मैं माँ को कहूँगा और अगर माँ मान गई गांव जाने के लिए तो मैं उन्हें गांव लेकर चला जाऊंगा, तुम रहना आराम से अपने लाइब्रेरी के साथ। जिस पर वो कहता है तुम पागल हो गए हो, तुम मेरी माँ को नहीं ले जा सकते। वो कहता है कि ये तो माँ तय करेगी कि उन्हें कहाँ रहना है, ठीक है। जिस पर ईशांत को ऐसे इतराते हुए कहकर मुथु चला जाता है। ईशांत मुंह बनाकर रह जाता है।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको कहानियाँ अच्छी लग रही होगी और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।